नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एलटी पेडागोजी को लेकर के बात कर रहे हैं और इसमें बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास टॉपिक के तीसरे भाग की। इस तीसरे भाग में हम आज चर्चा करेंगे जो संरचनावादी विचारक हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उन तीन को पढ़े बगैर संरचनावाद या हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसे समझना आसान नहीं है। तो संरचनावादी विचारकों ने विकास और वृद्धि को कैसे लिया, इसमें ये तीन महत्वपूर्ण नाम आपके सामने हैं। एक पियाजे, पाइगेट भी कहते हैं इनको, इंग्लिश में पाइगेट ऐसी स्पेलिंग बनती है। दूसरा वाइगोत्स्की और तीसरा कोहलबर्ग को। और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से इन दो को तो हम उदारवादी या आधुनिक संरचनावादी कहते हैं, उदारवादी या आधुनिक संरचनावादी, और इनको कहते हैं हम संरचनावादी, जबकि इनको कहते हैं परंपरागत या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, परंपरावादी या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन्होंने जिस बात को कहा उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, उस पर हमारा आधुनिक मनोविज्ञान बहुत सारा विश्वास करता है। तो पियाजे की क्या धारणा है वृद्धि और विकास को लेकर के, आज चर्चा करें इसकी। पियाजे देखिए, हमारे यहाँ इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन सी किताब लिखी, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न पूछे जाते हैं इन्होंने मनोविज्ञान में जो महत्वपूर्ण योगदान किया वो क्या किया और ये क्या कहना चाहते थे, इनके विचारों का प्रभाव आज के हमारे शिक्षा जगत में कितना है। तो देखें, हमने ये देखा है कि पियाजे ने विकास को संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से देखा। विकास के संज्ञानात्मक पक्ष का समर्थन किया। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब हुआ कि व्यक्ति के संज्ञान का, यानी मस्तिष्क का विकास हो जाए, वही विकास है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं और ये शारीरिक क्षमताओं के विकास की भी बात नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक पक्ष का समर्थन किया। ये ठीक। अब संज्ञानात्मक पक्ष का समर्थन किया अगर इन्होंने, तो इन्होंने ये माना कि पूरी दुनिया में जो होता है मनुष्यों का विकास, मनुष्यों के विकास पर केंद्रित थ्योरी है ये। मनुष्यों का विकास उम्र के अनुसार सहज गति से एक समान होता है। एक समान होता है मतलब जैसे कोई बच्चा 0 से 2 साल का है तो उसके अंदर ये गुण आ ही जाएंगे, जो 2 से 7 साल का है उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे, जो 7 से 12 का है उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे, और जो 12 से अधिक आयु का है उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे। इन्होंने प्रायः 15 साल तक की आयु को चिन्हित किया और ऐसा माना कि विकास जो होता है इन मूल 4 अवस्थाओं में हो जाता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई और इसी पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो पियाजे ने बताई। पिछली बार हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि रॉस ने, हरलॉक ने क्या क्या अवस्थाएं बताई और उनके बारे में क्या क्या कहा। आपने अगर पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसे देख लें, क्योंकि उससे इस वीडियो के बारे में आप कंसेप्ट बना पाएंगे। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिछले वीडियो का लिंक देख सकते हैं, तो आप उसे देख करके एक बार समझ लें और उससे नोट्स बनाएं, तब इसे समझें तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा और ये 4 अवस्थाएं जो थी यही इंपॉर्टेंट हैं। एक, इन्होंने कहा कि जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है वो, और जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है वो, ये वर्ष हैं सब, और ये हमने अपने बीएड के दौरान पढ़ा भी है अच्छे से। बस मैं आपको उस फॉर्म में ये चैप्टर कराने की कोशिश कर रहा हूं, संक्षिप्त में आपको प्रश्नों का फॉर्मेट मिल जाए, और 7 से 12 वर्ष तक, और इसके अलावा 12 से 15 वर्ष तक, ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। और इस अवस्था का नाम इन्होंने कहा संवेदी गामक, या इसको कहते हैं हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर एज। संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था ऐसा कहते हैं। संवेदी पेशीय मतलब जब
ये ना बच्चे किसी चीज को छू करके पकड़ करके सीखने की कोशिश करते हैं, ये वो वाली अवस्था है। इस एज के बच्चे आपने देखा होगा आग में भी हाथ डाल देते हैं, किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं, किसी की आंख में हाथ डाल देते हैं, मतलब इनको लगता है कि जो चीज इनको जाननी है उसको जरा छू करके देख ले, करके देख लें। तो ये छूने पकड़ने से जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं सेंसरी मोटर। इनको सेंस मतलब जो लर्निंग होती है वो छू करके होती है, एक्टिविटी करके होती है, इसलिए इसको सेंसरी मोटर अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। अच्छा, जो दूसरी अवस्था है इनकी उसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसको एक नाम और जानते हैं हम, प्री ऑपरेशनल एज, संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यह कहते हैं कॉन्क्रीट एज। ठीक है। अच्छा, और जो ये चौथी होती है इसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक, और इसका अभी आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ये एज ग्रुप आपको डिफाइन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और अभी समझ जाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और यह इसे कहते हैं हम फॉर्मल एज। ठीक है, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल एज। ठीक है, तो पियाजे ने ये 4 अवस्थाओं में बांटा। इन 4 अवस्थाओं की विशेषताओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक एक करके आपको ये सारी बातें लिखा देता हूं। तो पहली अवस्था हमारी है क्या, ये संवेदी गामक अवस्था। अब बच्चे को जरा आप याद करें, अगर बच्चे का चेहरा आप याद कर लेंगे ना, इस उम्र के बच्चे का, 2 वर्ष तक के बच्चे का, 0 से 2 साल का बच्चा, तो वो क्या क्या गतिविधियां करता है ये हम आसानी से समझ पाएंगे। और देखिए ये कह रहे हैं हम क्या, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 वर्ष तक। देखिए कुछ क्वालिटीज होती हैं बच्चे में जो इस समय आती हैं, जिनको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, और वो 2-3 बातें हैं। 2-3 बातों में एक पहली बात तो ये है कि इस समय जो होता है ना बच्चे का व्यवहार जो होता है ना, ये होता है गोल ओरिएंटेड व्यवहार होता है। इसको कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। समझा रहा हूं आपको क्या, जैसे जो चीज इसे समझ में आ गई ना, जो इसे अच्छी लग गई, मान लो कोई खिलौना है, मान लो कहीं पर बल्ब जल रहा है, दिया जल रहा है, आग जल रही है, तो अगर इसे उस चीज ने अट्रैक्ट कर लिया तो ये जाकर के उसे छूना या पकड़ना इसका काम होता है। इस ऐसी हैबिट को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। यानी जिस चीज को देखेंगे उस चीज के लिए एक्शन लेंगे, तुरंत वहां उठ करके भाग करके जाने की कोशिश करेंगे, या उसे हाथ से छूने पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे बच्चे को कोई खिलौना दे दो और फिर उसके हाथ से छीन लो और फिर झट उसे दूसरा खिलौना दे दो। तो आपने देखा होगा कुछ समय तक बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो आप उसे एक चीज देके, मान लो आपने झुंझुना दिया, अभी झुंझुना हटा के कुछ दूसरा दे दिया, उसका वो जो छोटा वाला मोबाइल वो जिससे खेलता है वो दे दिया। अगर वो बच्चा छोटा है तब तो वो एक के बदले दूसरा खिलौना लेके मान जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा होने लगा मतलब लगभग 9 महीने का अगर हो गया, मतलब 8 महीने के बाद, 9 महीने की अवस्था के बाद जो होता है ना, उसमें एक गुण विकसित हो जाता है। क्या, उस गुण को कहते हैं हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंट, और इसे हम हिंदी में कहते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु स्थायित्व वही है जो चीज उसने एक बार देखी, उस चीज की छवि उसके दिमाग में बन गई, अब उसे वो छोड़ेगा नहीं, उसी को मांगेगा। इसी गुण को कहते हैं वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंट की स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंट यानी वस्तु स्थायित्व का गुण ये आ जाता है कब, 9 महीने की एज के बाद। ये पूछा है, अभी ये स्थायी नहीं होता। ये क्या होता है ना,
कुछ समय के लिए वो कहेगा, फिर आप उसे समझा देंगे, फिर वो मान जाएगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन जब ये 2 साल पूरे कर लेता है ना, उसके बाद ये गुण परमानेंट हो जाता है, स्थायी हो जाता है, फिर वो उसी चीज को मांगता है जो उसे पसंद होती है, उसे छोड़ता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंट अभी अस्थायी रूप से आता है, लेकिन आ जाता है इसी एज में। इसको, इस बात को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसे बहुत बारीकी से समझ ले। आ जाता है 9 महीने के बाद से, पर अभी परमानेंट नहीं, स्थायी नहीं होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण मतलब एक की जगह दूसरी चीज जो सामने पड़ी उस चीज को ही मांगने की जो आदत है उसकी अभी बहुत स्थायी तो नहीं है, पर शुरू हो गई है। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है। एक होता है स्थगित अनुकरण का व्यवहार। स्थगित अनुकरण, ये स्थगित अनुकरण क्या होता है ना, जैसे बच्चे ने कुछ आज अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को कुछ करते हुए देखा। जैसे सपोज करें, उदाहरण के लिए, टीवी का रिमोट, वहां से टीवी ऑन करने के लिए टीवी का रिमोट कहीं से उठाना पड़ता है और फिर यूं दबाना पड़ता है तो टीवी चल जाता है। सपोज ऐसा उसने देखा। आज नहीं, आज के 3 दिन 5 दिन बाद या किसी समय के बाद, या सुबह में देखा, शाम में, तो ये ना, ये गुण उसके अंदर आ जाता है कि वो भी वैसा करेगा। तो इसको कहते हैं ना स्थगित अनुकरण का व्यवहार। मतलब कुछ समय रुक करके किसी चीज का रिपीटेशन करना, ये उसमें आ जाता है। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है संवेदीगामक अवस्था के लिए। पहली, लक्षण निर्देशित व्यवहार, दूसरा ये ऑब्जेक्ट परमानेंट, और तीसरा स्थगित अनुकरण का व्यवहार। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चा ये 2 साल तक जैसे भी रहता है, लेकिन इसके बाद ना ये सोचता है कि दुनिया जो चलती है ना, इसी के इशारे पर चलती है, उस बच्चे के इशारे पर। 2 साल का बच्चा ऐसा सोचता है। 2 साल के बाद वाला बच्चा, 2 से 7 साल का बच्चा हमेशा सोचता है दुनिया उसी की तरह चले, जैसा वो सोचे वैसा ही सब सोचे। उसे जो चॉकलेट पसंद है वो सारी दुनिया को पसंद है। उसे जिस समय गुस्सा आता है तो सारी दुनिया को गुस्सा आता है। और एक चीज और, अगर उसे किसी ने पीड़ा पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया है, तो उसे लगता है कि इसके बदले में उसे भी उतना ही मारा जाना चाहिए। इसलिए ऐसे बच्चों के साथ अक्सर आपने देखा होगा, जब इन्हें किसी चीज से ठोकर लग जाती है तो इनके पेरेंट्स अक्सर कहते हैं इसे भी ना कस के मार दो। तो उसके गुड्डे गुड़िया खिलौने को 4 झापड़ लगा दिए जाते हैं और वो बड़ा खुश होता है। इस बात को कहते हैं जीववाद, एनिमिज्म कहते हैं, एनिमिज्म। तो एनिमिज्म का विचार ऐसे ही पैदा होता है। कैसे हुआ पैदा? ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। कैसे? उसने सोचा जैसा मैं सोचता हूं वैसा सब सोचते हैं, तो उसको लगा ना खिलौने को भी इतना ही दर्द होगा जैसा मुझे हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे चोट लगी। तो ये व्यवहार कब आता है? देखें, इस दूसरी अवस्था को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। संक्रियात्मक अवस्था, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक तो बात आती है कि इनका जो बच्चों का व्यवहार होता है ना, वो अहम केंद्रित होता है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, अहम केंद्रित। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो उसी खिलौने को मांगेगा जो उससे आपने छीना था। पहली बात ये, मतलब उसे लगता है जो मेरा है वो मेरा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा वो मानता है। ठीक है। अच्छा, ये अहम केंद्रित का मतलब है फिर तो वो सब ईगोसेंट्रिक ही होगा। सारी बातें उसे लगेंगी जो मुझे लगेगा वैसा ही ठीक होगा। और जो उसमें ना वस्तु स्थायित्व होगा, क्या, ये दूसरी बात लिख रहा हूं, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंट, जो इससे पहले बताया, वो क्या होता है ना, स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। अब देखो, आप अगर आप उसको उसका खिलौना, उसके चप्पल, उसके कपड़े नहीं दोगे तो वो चिल्लाने लगता है, वही वाला चाहिए उसे। ठीक है। तो इस गुण को हम कहते हैं ये स्थायी हो गया, हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण स्थायी हो जाता है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो उसके व्यवहार में जो उसकी भाषा है ना, वो भी ईगोसेंट्रिक हो जाएगी। क्या? ईगोसेंट्रिक स्पीच का प्रयोग करेगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच मतलब अपने आप से बातचीत करना, अपने खिलौनों को अपने ढंग से सजाना, फिर उनको बताना, फिर वो गुड्डे गुड़िया से बात करना। तो उसकी भाषा ना अहम केंद्रित होती है। वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता, उसे अपने गुड्डे गुड़िया, अपनी अपनी दुनिया में बात करना बहुत अच्छा लगता है। भाषा अहम केंद्रित हो जाती है।
और आगे वाइगोट्स्की में पढ़ेंगे हम इसे। ये अहम केंद्रित वाक जो होता है, ये इसे निज वाक कहा है वाइगोट्स्की ने, पियाजे इसे अहम केंद्रित वाक कहते हैं। तो ये भाषा जो होती है अहम केंद्रित हो जाती है, ठीक है। एक बात और देखें कि उसमें एक गुण और आता है कि वो खिलौनों से खेलता है। तो इसको खिलौनों की आयु भी कहते हैं। ये इससे पहले भी हमने देख लिया, खिलौनों की आयु होती है ये। अच्छा, एक गुण और होता है। इस बेचारे को एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जो 10-10 के 5 नोट हैं वो ज्यादा हैं कि 50 रुपए ज्यादा हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूज रहता है। अगर ये 10 × 5 इसको नोट दे दें और इसकी वैल्यू 50, और अगर 50 रुपए का एक नोट दे दें ×1, ये भी 50। तो देखें इन दो 50 में हमेशा बच्चा इस 50 को ज्यादा पसंद करेगा जिसमें उसे नंबर ऑफ ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा नंबर में नोट मिलेंगे तो उसे ज्यादा पसंद करेगा। इसकी नजर में ये ज्यादा है, ये कम नहीं है, ये ज्यादा है। और ये कम है, ये केवल 1 है और ये 5 है। तो 5 नोट इसे मिले हैं और इसमें 1 नोट मिला है। इसको कहते हैं ना, ये रिवर्स नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण के लिए समझ लें कि जैसे 3 में 2 जोड़ने के बाद 5 होता है, अगर इसको आप 2 में 3 जोड़ने को कहोगे तब 5 नहीं होगा, समझ रहे हैं। या ऐसे कह लें कि एक ग्लास में रखा हुआ जो दूध है, अगर इसको एक प्लेट या एक बाउल में चौड़े में लौटा दिया जाए तो ये जो दूध होगा ना, इसकी नजर में ये ज्यादा है और ये कम है। क्यों? क्योंकि ये कम जगह में फैला है। तो इसको, इस गुण को कहते हैं ना अप्रतिलोमता का गुण कहते हैं। अप्रतिलोमता मतलब इसको कहते हैं विपरीत न कर पाना। अप्रतिलोमता मतलब अविलोमता, ये इसको कहते हैं। एक और पेडागोगी की भाषा में केंद्रीयता का गुण आ जाता है। केंद्रीयता मतलब जो उसने एक बार समझ लिया कि ये ठीक है तो फिर वो सेंट्रलाइज मान के उसने उसी को ठीक समझ लिया। केंद्रीयता का गुण, या इसी को कहते हैं अप्रतिलोमता। एक ही बात है, देखिए ये कठिन शब्द हैं और इनको जानना बहुत जरूरी है। अप्रतिलोमता, या इसके लिए एक शब्द कहते हैं अविलोमता, मतलब वो चीजों को पलट नहीं पा रहा है, का गुण आता है, ठीक है। ये तीनों एक ही बात है। केंद्रीयता का गुण आ जाता है, केंद्रीयता आ जाएगी तो फिर वो पलट कैसे पाएगा, है ना, नहीं पलट पाएगा। तो अब देखें, एक तो ये चीजें आ जाती हैं, और एक जो मैं कह रहा था आपको, एनिमिज्म का गुण आ जाता है। एनिमिज्म मतलब जीववाद, जीववाद का गुण। तो इससे कैसे प्रश्न आएंगे, अभी एक प्रश्न कराता हूं आपको। जीववाद का गुण आ जाता है, जीववाद यानी एनिमिज्म का। एनिमिज्म का गुण आ जाता है। ये क्या हुआ? ये वही हुआ, निर्जीव को सजीव की तरह ट्रीट करना। मतलब वो गुड्डे गुड़िया को भी अगर मार पड़ेगी तो वैसा ही दर्द होगा जैसे मुझे हुआ, ठीक है, ऐसा। तो निर्जीव को सजीव मानना, निर्जीव को सजीव मानना, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रश्न का फॉर्म कैसे बनेगा? प्रश्न का फॉर्म ऐसे बनेगा कि एक बच्चे का नाम ले लिया जाएगा। प्रश्न देखें, एक प्रश्न लिख सकते हैं, बच्चा एक्स, यहां कोई नाम ले लिया जाएगा। बच्चा एक्स मां द्वारा, बच्चा एक्स मां द्वारा खिलौने को डांट लगाने पर बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, ठीक। पियाजे की विकास अवस्थाओं के अनुसार वो किस अवस्था में है? पियाजे की विकास अवस्थाओं के अनुसार वो किस अवस्था में है? अवस्था के अनुसार वो किस अवस्था में है, ये प्रश्न हुआ। और इसके वही 4 ऑप्शन हुए, किस अवस्था में है,
1 2 3 4 कौन से? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको पता लगा कि ये जीववाद का विकास जो होता है ये कब होता है? ये दूसरी अवस्था में होता है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। इस तरह के प्रश्न होंगे, ठीक। तो एक तीसरी अवस्था क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तो इंटरेस्टिंग बात है, मतलब अब तो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ना ये जो केंद्रीयता का गुण होता है ना पलट जाता है। केंद्रीयता मतलब अब उसे समझ में आने लगता है, क्या 10 के 5 नोट दे दो, चाहे 50 का 1 नोट दे दो, मुझे तो 50 रुपए दे दो, ये समझ में आ गया। तो मुझे अब 5 नोट नहीं चाहिए, मुझे 1 नोट चाहिए, चल जाएगा। यानी अब वो समझने लगता है कि 2 में 3 जोड़ने के बाद जो 5 होता है ना, वो 3 में 2 जोड़ने के बाद भी होता है। और 25 को 5 से भाग देने पर 5 उत्तर आता है, और 10 को 2 से भाग देने पर भी 5 उत्तर आता है। तो उसे ये पता लगने लगता है, इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण का गुण जो होता है वो आ जाता है। तो अगली बात हुई क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बारे में आप जानते हैं ये कब होती है? ये 7 से 12 तक की उम्र में ऐसा होता है, वर्ष की अवस्था में ऐसा होता है। तो पहली ही बात मैं क्या कह रहा हूं कि विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। विकेंद्रीकरण का गुण क्या? विकेंद्रीकरण का गुण जब भी आएगा, अच्छा ये विकेंद्रीकरण का गुण जब भी आएगा तो बच्चों में 3 चीजें आती हैं। एक क्या? वो क्रमबद्धता को समझने लगते हैं। क्रमबद्धता मतलब जिससे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। अगर बच्चों से कहोगे कि इन चीजों को ऐसे सजा दो छोटे से बड़े के क्रम में, तो वो सजा लेंगे, ये समझने लगते हैं। वो ये क्रमबद्धता आ जाती है। और क्या आ जाता है? एक चीज को कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में एक चीज और आती है, उसको कहते हैं संरक्षण। तो ये जो संरक्षण का गुण होता है ना, इसको कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में वो प्रतिलोमता आ जाती है, प्रतिलोमता आ जाती है। इससे पहले जिसको अप्रतिलोमता में कह रहा था, अविलोमता जो कह रहा था, जिसमें वो पलट नहीं पाता है, तो इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है। मतलब चाहे अब आप उसे गिलास में दूध यहां तक ऐसे दे दें और चाहे बाउल में फैला करके ऐसे दे दें, तो ये संरक्षण का गुण वो समझ लेता है। और इसी को कहते हैं ना, देखी हुई चीजों के बारे में मूर्त धारणा का बनाना। मूर्त धारणा मतलब मूर्त चीजों के बारे में लॉजिक का प्रयोग करना। ये उसे दिखाई दे रहा है, आप दूध चाहे ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, तो वो समझने लगता है। एक चीज और होती है, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, और इसको कहते हैं हम वर्गीकरण का गुण। 3 गुण आ जाते हैं, क्रमबद्धता, संरक्षण और वर्गीकरण। और वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब है चीजों को अलग अलग तरीके से बांट पाना। जैसे कुछ किसी भीड़ में किसी जगह पर कुछ कुर्सियां हैं, कुछ टेबल हैं, तो टेबल और चेयर को अलग अलग करने को अगर उससे कहा जाए तो वो कुछ चेयर को अलग कर देगा और टेबल को अलग कर देगा। जैसे क्लासरूम में लड़के लड़कियां इनको बांटना है तो वो अलग कर देगा। टीचर में जेंट्स मेल फीमेल को अलग करना है, वो कर देगा। ठीक है, अब वो 2 वर्ष तक की अवस्था में पहले ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन अब चीजों में वो क्लासिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये है वर्गीकरण। किसमें? जैसे देखें, ये क ख ग घ ये व्यंजन है, और ये अ आ ई ये जो हैं ये स्वर हैं। अब इनको वो क्लासिफाई कर लेता है। ठीक है, ये गुण उसके अंदर आ जाता है। अगर उससे ये कहा जाए कि 5 × 5 ये इसका आंसर अगर 25 निकला है तो ये मल्टीपल है, और 5 + 5 और +5 और +5 और +5 ऐसा करने से ये 25 बना। तो ये उसका ऐड करने का काम है, जोड़ने का काम है, ये जोड़ना है। तो कौन कौन सी घटनाएं जोड़ने से बनी हैं, कौन कौन सी घटनाएं गुणा करने से बनी हैं, वो इस लॉजिक को समझ पाता है। तो ये 3 चीजें विकेंद्रीकरण के गुण के कारण आती हैं, एक क्रमबद्धता, एक संरक्षण और एक वर्गीकरण। 3 चीजें समझ लें कब आती हैं। अब जब ये होता है ना,
तो उसके अंदर क्या एक गुण और आता है, उसी गुण को हम कहते हैं दूसरा मूर्त चीजों के प्रति, मूर्त मतलब दिखाई देने वाली चीजें, मूर्त तार्किकता, ये मूर्त तार्किकता जन्म लेती है, हो जाती है। जो चीजें उसे दिखाई दे रही है ना, उसके बारे में वो आपसे लॉजिक करेगा, लॉजिक पूछेगा कि ये नाव क्यों तैर रही है, मतलब ये जहाज क्यों उड़ रहा है, तो ऐसे सवाल करना वो शुरू करेगा, क्योंकि उसे जो दिखाई दे रहा है उस पर वो सवाल करना शुरू करता है। ठीक, तो ये गुण आ जाता है। और एक चीज और आती है, उसका जो चिंतन होता है ना, सोचने का जो तरीका होता है, वो आगमनात्मक विचार होता है। आगमन निगमन एक बार और अधिगम में भी बात होगी, पर यहाँ छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। आगमनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। ठीक है, आगमनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। तो ये आगमनात्मक चिंतन क्या है? जब हम हर नई चीज को देखने के बाद अपनी धारणा बनाते हैं। अभी मैं आपको ये धारणा बनाने की बात भी पियाजे की समझा देता हूं, जिसमें वो जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको स्कीमा कहते हैं, और उसमें कैसे कैसे बदलाव होता है ये बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। लेकिन ये आगमनात्मक विचार क्या है पता है? ये है कि जैसे जैसे हमने एक चिड़िया देखी, उसका रंग देखा, उदाहरण के लिए मान ले कौवा, कौवा काले रंग का होता है, तो काले रंग का हर पक्षी कौवा ही होगा, ऐसा विचार बना लेना, ये कहलाता है निगमनात्मक विचार। मतलब एक चीज को देखा और उसके आधार पर एक सिद्धांत तय कर दिया। तो जो वो निगमनात्मक होता है ना, निगमन जो होता है वो सिद्धांत से व्याख्या करता है, और जब आगमनात्मक होता है ना, तो व्याख्या से या विश्लेषण से सिद्धांत बनता है। ऐसा मतलब जैसा जैसा हम देखेंगे, उदाहरण के लिए समझें, एक उदाहरण है, सपोज करें कि किसी को ऐसा लगता हो कि सभी साधु वेश धारण करने वाले, साधु वस्त्र धारण करने वाले लोग संत होते हैं। ठीक, लेकिन अब देखा हमने कि कुछ संत महात्माओं को जिनको हम मानते हैं उनको देखा, तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे नहीं भी होते हैं। ये क्या है? पहले हमने मान लिया था कि सब लोग जो ऐसे कपड़े धारण करते हैं वो संत होते हैं, तो इसको कहते हैं हम निगमनात्मक धारणा, निगमनात्मक सिद्धांत। मतलब एक सिद्धांत बनाया, उसके आधार पर सोचना शुरू किया। आगमनात्मक क्या होता है? नहीं, हम जितनी बार साधु वेश के व्यक्तियों को देखेंगे उतनी बार ये जानेंगे कि उनमें साधु होने के गुण हैं या नहीं हैं। हर बार नए उदाहरण से, नई चीज से तर्क लगाना और उस पर निर्णय लेना, इसको कहते हैं आगमनात्मक सिद्धांत। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये औपचारिक चीजें, यानी जो उसका विचार था, जो उसका चिंतन था, वो अब एक पहचान लेने लगता है। यानी बच्चा स्वयं में ये समझने लगता है कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। यानी नैतिकता का विचार जो है उसका अपना निजी हो जाता है। आगे कोहलबर्ग को पढ़ेंगे तो कोहलबर्ग ने कहा कि इसी समय में ऐसा होता है कि बच्चा अपनी निजी नैतिकता का निर्माण करता है। तो यहां तक जो उसने देखा, दूसरों को देख करके जो सीखा 11 वर्ष तक की अवस्था में, ये एज के बारे में आप जानते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं 12 से 15 के बारे में। तो 12 से 15 की एज में वो इस स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह यह निर्णय कर पाता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है। जैसे उसे अब ये अनुभव हो जाता है कि आग को छूने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, वो जानता है कि इससे जल जाते हैं। यानी उसका एक सिद्धांत निर्मित हो गया कि अगर आग को छुएंगे तो जल जाएंगे। तो जहां व्यक्ति के अंदर स्वयं की धारणा निर्मित हो जाती है, उस स्टेज को कहते हैं कि वो जो धारणा है उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। और अपने सिद्धांत से आगे की ओर चलना, यानी व्यवहार करना, सिद्धांत के आधार पर व्यवहार करना, उसी को हम कह रहे हैं क्या?
चिंतन निगमनात्मक हो जाता है, ऐसा चिंतन निगमनात्मक हो जाता है। हो जाता है। अर्थात उसके सोचने का तरीका ना डिडक्टिव हो जाता है, डिडक्टिव हो जाता है, मतलब वो सिद्धांत के आधार पर चिंतन करना शुरू करता है, उसका अपना चिंतन होता है। अच्छा, जब वो अपने सिद्धांत के आधार पर विचार करता है तो उसी को हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं कि वह परिकल्पनात्मक चिंतन करता है। क्या परिकल्पनात्मक मतलब, अब वो अपने आधार पर नई कल्पना करता है, यदि ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसको समझें कि एक सिद्धांत उसने बनाया कि जो द्रव से हल्की वस्तुएं होती हैं वो द्रव में तैरती हैं। आर्किमिडीज का प्लवन का जो सिद्धांत है उसके आधार पर ये बात, उसे यह सिद्धांत अगर समझ में आ जाए तो वो कितने भी बड़े ताल में, समुद्र में, नाव में बैठने में नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि नाव डूबेगी नहीं। अब ये सिद्धांत जब तक उसे समझ में नहीं आएगा, जब तक वो अपना कंसेप्ट इस बारे में निगमनात्मक एक सिद्धांत नहीं बना लेगा, तब तक वो डरेगा। और अगर उसका निगमन का सिद्धांत हो गया, यानी उसने एक सिद्धांत बना लिया कि ये द्रव से हल्की वस्तु है, द्रव में डूबेगी नहीं, तो फिर वो नाव में बैठने से डरेगा नहीं। तो इस आधार पर जब सिद्धांत आ जाते हैं तो हम नई नई परिकल्पना करते हैं, यदि नाव में बैठे तो ऐसा होगा। तो जिन जिन चीजों के विषय में वो एक सिद्धांत बना लेता है तो वो परिकल्पनात्मक चिंतन कर लेता है। तो चिंतन की एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने आप से नए विषयों में, यानी जो उसे दिखाई नहीं देते हैं, उस प्रकार के चिंतन को विकसित कर लेता है। अब जो दिखाई नहीं देते हैं उन्हें आप कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त विषयों पर चिंतन इस स्टेज में होता है। किस स्टेज में? ये चौथी अवस्था जो 12 से 15 वर्ष की आयु में होता है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं, उसमें। तो अमूर्त विषयों पर चिंतन या तर्क का विकास होता है। ठीक, ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं और इन्हीं 3 बातों से हम चौथी स्टेज को समझ लेते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे हैं आपके पास। मैं 2 प्रश्न आपको करके दिखाता हूं, इसके बाद बताता हूं कि जो ये पियाजे ने ये संज्ञान के विकास की प्रक्रिया को समझाया, उसमें 3 टर्मिनोलॉजी को समझाया। वो 3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं आपसे, लेकिन उससे पहले एक या 2 प्रश्न आपको दिखाता हूं। हालांकि इस प्रकार के एमसीक्यू को हम वहां भी करेंगे, ऐप पर कंप्लीट जहां आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट मिलेंगे वहां करेंगे। अभी लगातार वीडियोज आपके पास यूट्यूब में भी आती रहेंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो आप चाहें तो यूट्यूब पर भी इसको देखते रहें और कंप्लीट कोर्स के लिए ऐप पर चले जाएं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि वस्तु स्थायित्व के गुण का, ऑब्जेक्ट परमानेंट के गुण का विकास किस अवस्था से संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है, ऐसा। तो देखिए यही 4 ऑप्शन हैं जो पियाजे ने 4 ऑप्शन दिए हमें। एक संवेदी पेशीय अवस्था, ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था ये है मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और चौथा, ये तीसरा है, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हमने पढ़ा था क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये, तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण, यानी किसी चीज को देख करके उसकी छवि को दिमाग में बसाने के बाद उसी को वापस मांगने की, उसी चीज से जुड़े रहने का जो भाव होता है उसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंट कहते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंट जो होता है, इसी ऑब्जेक्ट परमानेंट के गुण का विकास पहली बार बच्चों में
यहाँ स्थायी होता है। लेकिन ये जो आता है ना, मैंने आपको कहा था कि ये 9 माह के अंदर आ जाता है, तो ये पहली ही अवस्था ऐसी है जहां ये आ जाता है। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा हो, देखें ध्यान से, कैसा, ये वस्तु स्थायित्व के गुण का स्थायीकरण हो जाता है, गुण का विकास नहीं, ये इसकी जगह अगर स्थायी हो जाता है, ऐसा आएगा, तो हम करेंगे क्या, ये इस अवस्था में स्थायी होता है, 2 से 7 की अवस्था में स्थायी होता है। ठीक। और ऐसे ही जो अलग अलग उसके गुण हैं, संरक्षण का गुण, केंद्रीयता का गुण, विकेंद्रीयता का गुण, ये कब आते हैं, तो इनको एक बार आप नोट्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद रहेंगे। लेकिन देखिए, ये जो बातें हैं ना सब, ये संज्ञान के विकास की बातें पियाजे कर रहे हैं। पियाजे की आलोचना में भी 2 बातें कहनी है। आलोचना मतलब इनके सिद्धांत में जो कमी रह गई थी उसके बारे में वो बात। देखिए, आपको कह रहे हैं कि पियाजे एक संरचनावादी विचारक हैं। संरचनावादी विचार करने वाले लोगों ने ये माना कि बच्चे के अंदर ज्ञान निहित होता है, शक्तियां निहित होती हैं, कौशल निहित होते हैं, केवल उन्हें सहारा देकर के आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। ठीक। तो देखिए, पियाजे संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली लिख लेते हैं, या संज्ञानात्मक विकास संबंधी पियाजे संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। और इन्हें समझने में आपको हो सकता है बहुत बार कठिनाई हुई हो, अब आज से नहीं होगी। पियाजे संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली, और आपने वो देखा है ना कि टेट एग्जाम्स में पूछे जाने वाला बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। एक शब्द है, 3 शब्द मैं आपको कराता हूं। एक शब्द है स्कीमा। स्कीमा, ठीक है। ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा देखिए, ये बंच ऑफ इंफॉर्मेशंस होता है जो हमारे दिमाग में ना सूचनाएं एकत्र होती हैं। जैसे सूचनाओं को हम कैसे कहें, ऐसे मान लीजिए एक सूचना हमारे दिमाग में, जीवन में पहली बार एक सूचना ये गई, और एक सूचना ये गई, और एक ये गई, और एक ये गई, यानी इस औ का, कौ का, एक का, ए का, ये एक प्रारूप हमारे दिमाग में बना। तो हमें पहली बार ये पता लगा कि ये जो चित्र है, इस चित्र के लिए जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आ ऐसा होता है। अच्छा, इस चित्र के लिए जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क ऐसा होता है। इस एक के लिए जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये 1 या एक ऐसा बोला जाता है, और ए का। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन हैं, सूचनाएं। देखिए, जब पहली बार बच्चा पैदा हुआ तो उसके जीवन में इनमें से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो अच्छा, और सुनिए, उसके जीवन में ये उजाला, रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी, लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी। पहली बार उसने आइडेंटिफाई किया, जैसे ही कमरे में हमने देखा कि हमने लाइट का स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो अंधेरा हो गया। लेकिन अभी बच्चा जानता नहीं है कि इस चीज को अंधेरा कहते हैं या इस चीज को रोशनी कहते हैं, पर उसे ये पता है कि ये एक चेंज कुछ होता है। चेंज मतलब एक बार ये डार्कनेस, देखिए वो डार्कनेस शब्द नहीं जानता, पर ये जानता है कि ये चेंज कुछ है। तो ये रोशनी का और अंधेरे का जो चेंज है, उसके दिमाग में पहली बार ये परसेप्शन बनता है। धीरे धीरे उसे पता लगता है कि जब घर में ऐसा किया जाता है, एक स्विच को दबाया जाता है तो ये लाइट आती है और जाती है, उसे ये नया परसेप्शन पता लगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, उसके जीवन में जो आवाजें प्रवेश करती हैं, जो कान के थ्रू जाती हैं, जो आंख के थ्रू उसके दिमाग में चित्र प्रवेश करते हैं, और ये जो ध्वनियां प्रवेश करती हैं कान के थ्रू, नाक के थ्रू जो गंध प्रवेश करती है, जैसे उसे कोई सुगंध यानी कोई बहुत अच्छी लगने वाली गंध आती है या दुर्गंध आती है, तो गंध से, स्मेल से वो पहली बार परिचित होता है। तो उन परिचय को, जैसे माँ के शरीर से उसे एक स्मेल आती है जो औरों के शरीर से नहीं आती है, तो उस स्मेल को जब वो आइडेंटिफाई करता है, उसी आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं क्या? स्कीमा। तो स्कीमा क्या है, इसके बारे में एक लाइन देखें। ये कह सकते हैं कि स्कीमा जो है मस्तिष्क में एकत्र होने वाली सूचनाओं का संकलन है। इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये संकलन है। और ये कैसा होता है? ये पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज होने वाला होता है, यानी इन्हीं को कहते हैं, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपके सामने प्रयोग की जाएगी, संकलन होता है।
ये सभी, देखिए एक नया शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, ये सभी सूचनाएं रूढ़ होती हैं। अगर ये आपको सेंटेंस समझ में आएगा तो इसके बाद की दो बातें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। क्या? ये सभी सूचनाएं रूढ़ होती हैं मतलब पर्टिकुलर होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आप इसे कभी भी वन नहीं पढ़ सकते, ये वाला, और न आप कभी इसे ए पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ऐसे चित्र के लिए यही उच्चारण करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा। अच्छा, बतख और हंस में अंतर होता है, ये तो बहुत दिनों बाद पता लगता है उसे। बहुत दिनों तक तो उसे कबूतर और मुर्गी दोनों एक जैसे लगते हैं, बहुत दिनों तक उसे कुत्ता और बकरी दोनों एक जैसे लगते हैं, बहुत दिनों तक उसे बिल्ली और कुत्ता दोनों एक जैसे लगते हैं। ये जब डिफरेंशिएट करता है ना वो, तो जैसे पहली बार मान लें उसका एक गुड्डा गुड़िया या जो उसके टॉयज हैं, उस टॉयज में अगर एक खिलौना उसका बिल्ली है और एक रियल बिल्ली है, तो उस दोनों में वो बहुत दिनों तक समझता है कि ये एक ही जैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना आपको, एनिमिज्म का विकास होता है द्वितीय अवस्था में, जीववाद का विकास होता है। जब इगोसेंट्रिक होता है तो उसे लगता है जैसा मैं सोचता हूं वैसा ये सब भी सोचते हैं, तो उसे लगता है ये वाला खिलौना और ये वाली बिल्ली दोनों एक जैसे हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब उसे खिलौने वाली बिल्ली में और रियल वाली बिल्ली में अंतर पता लगता है। इसका मतलब क्या है? उसने एक नया सेट बनाया और उसी बंच ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्कीमा कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, कह रहा हूं मैं, रूढ़ होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें चेंज होते रहता है, इसमें डिस्टरबेंस होते रहता है। मतलब जैसे हम लोग अपने साथियों में देखते हैं कि मेरा साथी ये है तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसने मुझे हर समय में साथ दिया है। फिर एक दिन पता चलता है अरे इसने भी साथ नहीं दिया। तो इससे क्या पता लगता है? नहीं, जो मैंने परसेप्शन बनाया था उससे कुछ अलग भी है। ठीक है, तो वो किसी ने एक शेर कहा कि जब भी मिलना किसी से तो कई बार मिलना, और एक आदमी में छुपे होते हैं कई आदमी। तो अब ये एक आदमी में छुपे होते हैं कई आदमी वाला जो भाव है ना, इसको आगे मैं व्यक्तित्व चैप्टर में भी यूज करूंगा। तो ये कह रहा हूं कि एक जैसी सिमिलर लगने वाली इंफॉर्मेशन में बहुत बारीक सा अंतर होता है। उन्हीं बारीक अंतरों को अलग अलग करने को जो जीवन भर हमें करते रहनी पड़ती है, उसी को हम सीखना कहते हैं। तो हम चीजों के बारे में जो परसेप्शन बनाते हैं, जो उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे ये एक मार्कर है लेकिन ये पेन जैसा नहीं है। देखें, ये एक पेन है, तो इन दोनों में एक अंतर है। लेकिन शुरुआत में जब हमें पता नहीं होता है तो हम दोनों को लिखने वाली वस्तु समझते हैं, तो इन दोनों में अंतर है। तो ये जो रूढ़ संकेत होते हैं उसे स्कीमा कहते हैं। अब देखो, ये स्कीमा जो होता है ना, इसमें हमेशा हमें नई सूचनाओं को जोड़ना पड़ता है। तो एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातकरण। ये जैसे हमने बिल्ली के बारे में एक चित्र बना लिया, तो अब हमारे वो बिल्ली का परसेप्शन क्लियर हो गया, या बकरी के, कुत्ते के, किसी भी जानवर, चीज, वस्तु, किसी की चीज के विषय में हमने एक जानकारी इकट्ठा कर ली कि यदि ऐसी कोई चीज होगी तो उसे इस नाम से जानेंगे। जैसे सपोज करें कि ये वाला चित्र, अब आपने अगर ये अपने माइंड में इसे स्टोर कर लिया तो आप इसे हमेशा ए कहेंगे। ठीक है, तो ये ए जो है ना, ये आपकी पहचान हो गई। तो ये देखिए, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें चेंज होते रहता है। और ये एसिमिलेशन जो होता है, ये एसिमिलेशन, ये आत्मसातकरण मतलब नई सूचनाओं को एकत्र करना। जैसे स्कीमा क्या है, वो जो माइंडसेट बन चुका है, यानी जो पुरानी सूचनाएं हमने व्यवस्थित कर ली हैं। तो देखें, एक लाइन में इसे कहेंगे कि स्कीमा में, अब स्कीमा आपको क्लियर हो गया, स्कीमा में नई सूचनाओं को, नई इंफॉर्मेशंस को, जैसे देखें कि बहुत पहले जब मोबाइल नहीं था तो हम मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। लेकिन अब देखें मोबाइल आ गया तो मोबाइल में जो जो नए फीचर्स आ रहे हैं उनको हम ऐड करते चले जाते हैं। पहले हमें वो यूज करने नहीं आते, फिर आ जाते हैं। तो स्कीमा पहले तो ये बना कि फोन क्या, बातचीत करने का और मैसेज भेजने का साधन है, पर बाद में ये पता चला कि उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। तो वो जो सूचनाएं हमने नई जोड़ ली ना, उसी को आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। स्कीमा में नई सूचनाओं को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। आप देखिए, आत्मसातकरण जब भी होगा तो हमने क्या किया ना,
पुरानी चीजों में डिस्टरबेंस पैदा हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, एक कील है, एक आलपिन है। अब दोनों चुभोने के काम आ रहे हैं और दोनों छेद करके एक स्थान पर्टिकुलर बना रहे हैं और दोनों का काम है, दोनों का आकार एक जैसा पर दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। तो आलपिन और कील में अंतर को समझना, ये क्या है? देखिए, जब जीवन में पहली बार, जैसे पहली बार मान लो हमने कील देखी तो हम कील का उपयोग समझ गए, लेकिन जब आलपिन देखी तो हमें लगा कि ये कील की जगह काम करेगी, पर पता चला कि ये कील की जगह काम नहीं करेगी। आलपिन अलग चीज है, कील अलग चीज है। ये जब हमारे जीवन में पहली बार आलपिन की एंट्री हुई तो हमारा जो बना बनाया स्कीमा था ना, वो डिस्टर्ब हो गया। हमें फिर पता चला कि ये वो नहीं है। तो नई सूचनाएं ना पुरानी सूचनाओं को डिस्टर्ब कर देती हैं। अच्छा, जब वो डिस्टर्ब करती हैं तो उनको फिर से ठीक करना पड़ता है, और उसे ठीक करने को हम कहते हैं तीसरी टर्मिनोलॉजी समायोजन, या इसको कहते हैं साम्य धारण। समायोजन या साम्य धारण, और या इसे हम कहेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ये कहेंगे। तो ये साम्य धारण क्या होता है? जैसे स्कीमा पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जो हमारे ब्रेन में है। अच्छा, ये जो आत्मसातकरण है, ये क्या है? पुरानी सूचनाओं में नई सूचनाओं को शामिल करना है। अब इससे क्या हुआ? एक डिस्टरबेंस पैदा हो गया। तो उस डिसइक्विलिब्रियम को, यानी वो डिस्टरबेंस जो हुआ, उसको फिर से ठीक करने को हम कह रहे हैं क्या? समायोजन या साम्य धारण। तो इसको देखिए, एक लाइन में क्या कहेंगे? पुरानी तथा नई सूचना, नई इंफॉर्मेशन के बीच क्या करना? अंतर कर पाना। तो अब देखें आप, हमेशा ये होगा, जैसे सुंदर खिलते हुए फूल, अब वो चाहे गुलाब का हो, चाहे किसी और चीज का हो, जितने तरह के हमने फूल देखे, तो फूल को जब बच्चा पहली बार देखता है तो वो समझता है सब फूल एक जैसे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है नहीं, ये अलग तरह का फूल, इसका रंग, इसकी खुशबू और इसका आकार अलग है। अब क्या है कि वो उनके नाम को डिफरेंशिएट कर लेता है। ठीक, तो ये जो डिफरेंशिएशन है और उससे वो दो अलग अलग नामों से चीजों को जानता है, ये देखिए उसमें उसके दिमाग में एक नई सूचना स्टोर हो जाती है। इसको कहते हैं हम क्या? ये पूरी एक प्रक्रिया हो गई। तो ऊपर हमने पढ़ा स्कीमा, और फिर पढ़ा आत्मसातकरण, नई सूचना का आना, और फिर पढ़ा समायोजन या साम्य धारण या एकोमोडेशन, और ये इसका मतलब हुआ कि नई सूचना को एकत्र करना। देखिए, पियाजे के बारे में इतनी बातें बहुत महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान की दृष्टि से। ये प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो ये जीवन भर होता है, मतलब जितनी सूचनाएं हमारे पास हैं, आप देखते होंगे हम हर रोज एक नई सूचना से गुजरते हैं। हर रोज कुछ हम ऐसी चीज देखते हैं जो हम कल नहीं जानते थे। तो जो हम रोज नया जान रहे हैं वो इसी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है। हम पहले से जो जान रहे हैं वो स्कीमा है, जो हमने आज देखा वो आत्मसातकरण है, और वो पुराने स्कीमा और नई सूचना में जो हमने अंतर किया वो समायोजन है। ये तीन बातें। अब बात करेंगे, देखिए हम बात करेंगे वाइगोट्स्की की। वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग, इनके बारे में बहुत छोटी छोटी सूचनाएं हैं, लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं की देन है कि हमने जो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभेद और समावेशी शिक्षा, मतलब सारे बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी आवश्यकताएं अलग अलग और सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं, लेकिन उनको अवसर बराबर दिए जाने चाहिए। ये हमें सिखाया इस व्यवस्था ने, और इसी को हम कहते हैं संरचनावाद की महत्वपूर्ण देन। लेकिन संरचनावाद की महत्वपूर्ण देन जिसमें वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था, उसे करते हैं हम अगले वीडियो में। तो आप बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।